औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक रिव्यू लेक्चर है। यानी इस पूरे लेक्चर में हम उन तमाम चैप्टर्स का एक रिव्यू लेंगे जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसमें जो सबसे मोस्ट ह्यूमन राइट्स है, ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेड एंड कॉमर्स है। इन चैप्टर्स का हम एक रिव्यू लेते हैं ताकि एक आप लोगों के जहन में उसका एक जो इमेज है वो वापस से रिकॉल हो जाए कि इन चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था, और एक रिवीजन, सम सॉर्ट ऑफ रिवीजन भी हो जाएगी जो हमें और ये रिव्यू हमें फिल इन दी ब्लैंक्स में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चले हम शुरू करते हैं। पहले जो सबसे हमारा जो रिसेंट चैप्टर था यानी ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या था? ह्यूमन राइट्स बेसिकली वो राइट्स थे जो बाय डिफॉल्ट इंसान को जो है वो हासिल है। उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और दो ये नहीं होते, इसीलिए ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। ठीक है। और वो बेसिक राइट्स क्या है? यानी फ्रीडम है, वो आज़ाद है, आज़ाद पैदा हुआ है, लिहाजा उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, स्लेव नहीं बना सकता इंसान को। फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच है, राइट ऑफ एजुकेशन है, राइट टू लिव एवरीवेयर इन द कंट्री है, और इसी तरह के और बहुत सारे राइट्स हैं जो कि उसे हासिल है। और ये अगर कोई नहीं देता तो वायलेशन है। और इन राइट्स को देगा कौन? इन राइट्स को देने वाले जो है वो या तो सोसाइटी देगी या उस वक्त की जो उस कंट्री में जो गवर्नमेंट होगी वो इन राइट्स को प्रोवाइड करेगी अपने सिटीजन्स के लिए। ये उसकी ड्यूटी है किसी भी गवर्नमेंट की कि वो इन राइट्स को अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करे, उसके लिए कोशिश करे, स्ट्रगल करे। मैंने अपने लेक्चर में एक छोटा सा क्लिप दिया था जिसमें मैंने कितने पॉइंट्स बताए थे ह्यूमन राइट्स के। जो ह्यूमन राइट्स यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पे कितने पॉइंट्स थे? यूनाइटेड नेशन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स पे 30 पॉइंट्स थे, जिसमें से कुछ जो मेजर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे उसको उस क्लिप में दिखाया गया था, रिमाइंड करवाया गया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी एक क्लिप थी। यकीनन आप लोगों को भी वो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही हेल्प मिली होगी उस क्लिप से ह्यूमन राइट्स को अंडरस्टैंड करने में। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स की हमने जो एक हिस्ट्री पढ़ी थी कि उसकी हिस्ट्री क्या है, जिसमें हमने अशोका द ग्रेट वो कब और इसी तरह कुछ एंशंट जो रिलीजियस लोग थे उनकी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी। जैसे लॉर्ड बुद्धा जो कि बुद्धिज़्म का फाउंडर था और बाद में अशोका बुद्धिस्ट हो गया था। क्या बताया था? एक ये फिल इन द ब्लैंक्स भी थी कि बैटल ऑफ कलिंगा के बाद अशोका द ग्रेट जो है बुद्धिस्ट हो गया था और उसने नॉन वायलेंट की जो है वो अपने आप से इरादा किया था कि आइंदा से कभी जंग नहीं करेगा, क्योंकि उस जंग में तकरीबन 1 लाख लोग सोल्जर्स की डेथ हुई थी। लिहाजा उसने फिर हमेशा से जो है वो जंग नहीं करने का अहद किया और बुद्धिस्ट हो गया और फिर नॉन वायलेशन में पूरी ज़िंदगी गुजार दी। लॉर्ड बुद्धा की भी हमने हिस्ट्री पढ़ी थी कि किस तरह उसने एक प्रिंस था और फिर वो जंगल में चला गया, लोगों के दुख दर्द को देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ये कोशिश की कि किस तरह से इन लोगों की जो है वो हेल्प की जाए, उनके जो मिजरीज थी, दुख हैं, ये इनको ख़त्म किया जाए। लिहाजा बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज था और इसी कंफ्यूजन में वो अपना महल छोड़ के जो है वो एक जंगल में प्रे करने, इबादत करने चला गया, जो कि उस वक्त हुआ करती थी। और 40 डेज़ के बाद उसको जो है वो उसका जो कन्फ्यूजन थी उसके दिमाग में वो ख़त्म हुई, उसको सुकून मिल गया, उसको आराम मिल गया और उसको कन्फ्यूजन का जो एक आंसर था वो मिल गया आफ्टर 40 डेज। फिर उसने कुछ पॉइंट्स बनाए, 8 पॉइंट्स थे जो कि उसने उसकी प्रीचिंग शुरू की, और वो भी टोटल नॉन वायलेंस पे और लोगों की हेल्प करने की। इसके बाद हमने कुछ रिलीजियस जो थे वो हमारी जो पर्सनालिटीज़ थी उन्होंने क्या जो है स्ट्रगल की है, क्या प्रीचिंग की ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सबसे पहले पढ़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने लोगों को किस तरह से एक बहुत बड़े जो एक टॉर्चर और जुल्म से, जो फ़िरौन का जुल्म था, उससे निजात दिलाई
उसने अभी फ़िरौन से यही डिमांड की कि ये जो पुअर पीपल है बनी इसराइल, इनको छोड़ दिया जाए, इन पर जुल्म नहीं किया जाए और इनको जितनी भी पाबंदियां लगाई हुई थी वो ख़त्म की जाए और इनको इन लोगों के इलाके में वापस जाने दिया जाए जो कि वो जाने नहीं देता। लिहाजा वो एक दिन उन लोग तमाम जो बनी इसराइल थी उसको लेके फ़लस्तीन चले गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अपने पूरी ज़िंदगी लोगों की जो ह्यूमन राइट्स की जो स्ट्रगल की, क्योंकि अम्बिया का जो मेन मोटिव था वो लोगों की परेशानी या उनके दुख को दूर करना था। और लोगों की परेशानी जो सबसे ज़्यादा उसकी हेल्प क्या होती है, ह्यूमन राइट्स जो जो किसी भी इंसान की सबसे ज़्यादा हेल्प क्या, उसको अच्छे और सीधे रास्ते पे चलाना। और ये अम्बिया का मेन ऑब्जेक्टिव होता था कि तमाम लोग जो गलत रास्तों पे हैं उनको सीधे रास्ते पे चलाना, यही किसी इंसान की सबसे बड़ी हेल्प होती है। इसके अलावा जो दुखी इंसानियत थी, जो गरीब थे, जो किसी की प्रॉब्लम में थे, उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए भी अम्बिया ने बहुत कोशिश की। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उसवे हसना जब हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी ह्यूमन राइट्स और किसी भी लोगों की जो राइट्स होते हैं उसको जो है प्रोवाइड, उसको देने में जो है पूरी ज़िंदगी लगाई। और हम क्या देखते हैं कि जो खुतबा हज्जतुल वदा जिसे हम कहते हैं, यानी वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट की बेसिस है। और आज हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है वो ऑलमोस्ट वही चार्टर है जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लास्ट सरमन या खुतबा हज्जतुल वदा है। और अगर हम खुतबा हज्जतुल वदा के जो कुछ मेन पॉइंट्स देखें, खुतबा हज्जतुल वदा के कुछ मेन पॉइंट देखें तो क्या है कि किसी भी अरब को, किसी भी अजम यानी अरब को नॉन अरब पे कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं है। तो यानी कोई अरब ये ना समझे कि मक्का और मदीना और अम्बिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और का ताल्लुक़ अरब से है तो अरब ही अपने आप को दूसरों से सुपीरियर समझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी अरब किसी भी नॉन अरब के मुकाबले में अपने आप को सुपीरियर नहीं समझे, ना ही कोई वाइट किसी ब्लैक पे अपने आप को सुपीरियर समझे कि ये तो ब्लैक है, मैं वाइट हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे कोरा रंग दिया, ये ब्लैक है। अल्लाह ताला के नज़दीक कोई चीज़ अहमियत नहीं है। यानी कोई अरब सुपीरियर नहीं है, कोई वाइट सुपीरियर नहीं है, कोई रिच सुपीरियर नहीं है। अल्लाह के नज़दीक जो सुपीरियर है वो क्या है, पाइटी यानी खौफ खुदा। जिसको अल्लाह का खौफ सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अहम शख्सियत और बड़ा रुतबे वाला है। बस ये क्राइटेरिया अल्लाह के नज़दीक। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पे हज्जतुल वदा में औरतों के हकूक़ के बारे में बताया, ग़ुलामों के हकूक़ के बारे में बताया, हमें अहकामात दिए और लोगों की जो जान है उसके अहकामात दिए। इंटरेस्ट सूद के बारे में हमें जो है वो अहकामात दिए और इसी तरह बेशुमार हमें जो है वो नसीहतें और वही बताई जो कि ह्यूमन नेशन यानी आप जो कि पहला या बेस बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट है। इसीलिए उसके ज़्यादातर पॉइंट जो है हमको यूनाइटेड नेशन के चार्टर में मिलते हैं। इसके बाद हमने जो बड़ी पर्सनालिटीज़ थी उनका जिक्र किया, जिसमें सबसे पहले कौन सी पर्सनालिटी थी, सबसे पहले थी प्लेटो, जो एंशिएंट ग्रीक की एक बड़ी पर्सनालिटी थी। उसका जो शागिर्द था या उसका जो एक बड़ा ही फेमस स्टूडेंट था अरिस्टोटल, जिसको हम अरस्तु कहते हैं। प्लेटो की बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन था ह्यूमन राइट्स के बारे में। उसने एक एकेडमी बनाई जहाँ पे वो लोगों को एजुकेट करता था और वो कितने साल तक चलती रही, ऑलमोस्ट 800 ईयर्स तक चलती रही। और अरिस्टोटल को तो हम जानते हैं कि वो अलेक्जेंडर का जो है वो मास्टर था, टीचर था,
और अलेक्जेंडर को तमाम चीज़ों के बारे में बताने वाला यही था। इसके बाद एक और हमने ग्रीक पर्सनालिटीज को हमने डिस्कस किया था, वो था सोक्रात। सोक्रात एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है एंशिएंट ग्रीक की। ये फेमस क्यों है? फेमस इसलिए कि ये टीचिंग करता था, लोगों को क्वेश्चन करना सिखाता था, लोगों को क्वेश्चन करना कहता था कि क्वेश्चन करो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको आंसर नहीं मिलेगा, आपकी चीज़ों की जो सोल्यूशन नहीं आएगा, इसलिए क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से उस वक्त की जो यूथ थी उसमें बहुत फेमस था, बहुत ही रिस्पेक्टेबल। तो और वहाँ के नोबल्स और जो गवर्नमेंट थी, किंग था, उसके सामने भी था, बट यूथ में बहुत ज़्यादा फेमस था। और वो क्वेश्चन करने पे इतना ज़्यादा एम्फेसाइज करता था कि उसने जो है वो फेमस तो होता गया यूथ में, बट गवर्नमेंट उससे थोड़ी सी जो है रिलेक्टेंट होने लगी कि ये लोगों को अवेयरनेस दे रहा है, लोगों के क्वेश्चन कर रहा है, लोगों को अवेयरनेस दे रहा है गवर्नमेंट के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इस तरह से। और एक दफ़ा हुआ ये कि उसने एक क्वेश्चन उठा दिया, जो उस वक्त के गॉड हुआ करते थे उनके बारे में भी एक क्वेश्चन उठा दिया कि गॉड अगस्टा जो है वो के बारे में उस वक्त क्या मशहूर था? उसको मशहूर था कि दिन रात सीजन और ये सारा का रिस्पॉन्सिबल है। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। हज़ारों लाखों साल से दिन और रात और सीज़न अपने इतने एक्यूरेट टाइम पे चल रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं कि कोई इंसान जो है इसको या कोई और पर्सनालिटी जो है वो उसको संभाल सके। ये कोई और ही चीज़ है, फिलहाल उसे पता नहीं, बट कोई एक ऐसी हस्ती है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। इस बात पे जो है वहाँ की रिलीजियस जो कम्युनिटी थी उसके ख़िलाफ़ हो गई और एक बहुत बड़ी ज्यूरी बैठी अपने ज़माने में, और क्या किया, उसको पनिशमेंट, सज़ा सुना दी कि आप खुद अपने हाथ से बोल ऑफ पॉइजन पिएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कोई आपका इस लेवल का है नहीं, आपको खुद सज़ा दे, पनिश दे या फांसी दे, लिहाजा आप कि हम ये तजवीज़ की है कि आप खुद से अपने जहर का प्याला पिए। उसको बहुत सारे लोगों ने इस सच को रिवोक करने के लिए कहा कि आप मुकर जाएं, लेकिन वो सच पे कायम रहा और उसने कहा कि जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, मेरे झूठ बोलने से या मुकर जाने से वो सच ख़त्म नहीं होगा। लिहाजा उसने जो है वो जहर पी लिया और वो आज तक उसकी जो लाइफ, उसकी जो पर्सनालिटी थी वो इमोर्टल हो गई। आज तक लोगों को याद है, ऑलमोस्ट 3000 ईयर्स हो गए। लेकिन जिन लोगों ने इसके अगेंस्ट गए थे, जिन लोगों ने सज़ा सुनाई थी, जो ज्यूरी में बैठे थे, किंग थे, कोई किसी को उन लोगों का नाम याद नहीं है। नाम याद है सिर्फ सच का, जिसने सच का साथ दिया। तो लिहाजा हमें भी सच का साथ देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ थी, जिसमें कन्फ्यूशियस था, जो चाइनीज़ थिंकर था, उसने ये अब जो पर्सनालिटीज़ आती थी ये मॉडर्न पर्सनालिटीज़ हैं, और इन्होंने डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के रूल और रेगुलेशन और डिसिप्लिन पे जो है वो काम करना शुरू किया। कन्फ्यूशियस का मेन जो मोटिव था, जो स्लोगन था, वो ये था कि गवर्नमेंट जो जस्ट लाइक अ फादर है, जैसे फादर अपने बच्चों की जो है वो देखभाल, परवरिश और केयरिंग करता है, इसी तरह गवर्नमेंट या किंग जो है वो अपनी जो सिटीजन है, अपनी जो किंगडम है, उन लोगों की ऐसे ही ज़्यादा केयर करे जैसे कि एक फादर करता है। डिस्क्रिमिनेशन ना करे। इसी तरह एक और थिंकर के बारे में हमने पढ़ा, वो था फ्रेंच था रूसो। बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी थी अपने ज़माने की, और वो भी लोगों के जो है वो उसकी जो बातें थी, उसकी जो आइडियाज़ थे, आइडियोलॉजी थी, वो बड़ी फेमस थी। और उसने उस ज़माने में, यानी रूसो ने अपने ज़माने में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक चार्टर उसने भी तैयार किया, और उसने लोगों के राइट्स और ड्यूटीज़ को जो एक्सप्लेन किया। और उसका ये जो आइडियोलॉजी थी वो आगे जाके एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन का बायस बनी। यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, दुनिया में सबसे पहला, और जो इंस्पिरेशन लेते हैं दुनिया की तमाम रेवोल्यूशन, वो इसी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेते हैं। यानी लोगों का जो डिस्क्रिमिनेशन थी, लोगों के ख़िलाफ़ जो जुल्म था उस वक्त के किंग का, एक ज़माना आया कि इसी की बातों से मुतासिर होकर लोगों ने
किंग पे जो है वो पैलेस पे हमला कर दिया और जितने भी नोबेल्स थे और किंग थे उन सबको जो है एग्जीक्यूट कर दिया, यानी सजा सुनाई और कत्ल कर दिया और फिर गवर्नमेंट पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये भी कुछ दिन बाद ये गवर्नमेंट भी जो थी वो नहीं चल सकी और पहले से ज़्यादा जो है वो डेंजर ख़तरनाक हो गई। लिहाजा उसके बाद एक और बड़ा सोल्जर नेपोलियन बोनापार्ट आया, उसने इन तमाम जो रेवोल्यूशनरी लोग थे इनको ख़त्म किया, एक नया रेवोल्यूशन आया और इस तरह से आज जो है वो फ्रांस जो है वो मदर ऑफ रेवोल्यूशन यानी बेसिस ऑफ रेवोल्यूशन का। इसी तरह दुनिया में जो क्यूबा में, चाइना में, रशिया में, नॉर्थ कोरिया में, लीबिया, इराक, जहाँ जहाँ रेवोल्यूशन आए वो यही बेस था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन था। तो ये रूसो की जो आइडियोलॉजी थी उसी की बेसिस पे आया।